नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल में हमने कल थोड़ी चर्चा की थी, एक क्लास पे बात की थी और उस चर्चा में हमने 2-3 शब्दों को देखा। शुरुआत में 2-3 वीडियो में हम सामान्यतः किसी भी काल का परिचय करते हैं और वो जो परिचय होता है वो पूरे काल पे लागू हो जाता है। वो जो परिचय होता है वो पूरे काल को समझने में हमारी सहायता करता है। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो तीसरा पड़ाव रीति काल है, वो एक ऐसा काल है जो कलात्मक दृष्टि से या कविता के कला पक्ष की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण काल है। प्रत्येक काल की अपनी कुछ सीमाएं होती है, अपनी कुछ उपलब्धियां होती है। अच्छा, जब भी हम किसी भी काल को पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में हम किसी भी काल को पढ़ते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। उस काल का उदय कैसे हुआ, उस काल का नामकरण कैसे हुआ, उस काल के प्रवर्तक कौन हैं, उसकी मुख्य विशेषताएं कौन से हैं, उसमें कौन कौन से किस किस प्रकार के कवि हुए, क्या उन कवियों का वर्गीकरण संभव है। अगर संभव है तो हम अलग अलग पढ़ते हैं, नहीं तो हम कवियों को एक हिसाब से पढ़ लेते हैं। रीतिकाल में भी ऐसा ही है। कल हमने मुख्यतः 3 शब्दों पर विचार किया था, श्रृंगार पर, दरबार पर और लक्षण ग्रंथ पर। इन 3 शब्दों पर हमने चर्चा की थी। असल में रीति शब्द का अर्थ एक अर्थ हो सकता है मार्ग या शैली। तो हमें मोटा मोटा यह समझना चाहिए कि इस काल को रीति काल इसलिए कहते हैं। उसको 2 वजह है इसको रीति काल कहने की। एक तो लक्षण ग्रंथों के लिए मैं देखता हूं कि बहुत अधिक रीति शब्द का प्रयोग किया गया है। बार बार रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं रीति ग्रंथकार। रीति ग्रंथकार का मतलब वह रीति ग्रंथ को करने वाला, रीति ग्रंथ लिखने वाला। ठीक है, बार बार रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। लक्षण ग्रंथों को रीति ग्रंथ कहते हैं और ऐसे ग्रंथों की अधिकता की वजह से इसको रीति का कह दिया गया है। लेकिन एक रीति का मतलब यह भी होता है कि विशेष प्रकार की शैली। तो हम यह देखते हैं कि यह लगभग 200 वर्षों का समय है। 1650 से 1850 तक का हम समय इसको मान सकते हैं। इन 200 वर्षों में ये तीनों चीज एक प्रकार से हावी रही, एक टाइप से। तो यह एक अच्छा श्रृंगार, दरबार, लक्षण ग्रंथ, उसके अलावा मुक्तक, इसके अलावा ब्रज भाषा, इसके अलावा कवित सवैया दोहा, कवित सवैया दोहा, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। हालांकि इनकी ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात तो निश्चित है कि जब कविता का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, यह बात निश्चित है जब कवि की दृष्टि तय हो जाती है कि कवि क्या सोचता है, तो कवि के सोचने से एक साथ ही उसकी भाषा, भाषा का प्रकार, उसके छंद, उसके अलंकार, उसकी शैली, उसका काव्य रूप, प्रबंध लिखेगा, मुक्तक लिखेगा, सब तय हो जाता है। अगर वो कोई महान चरित्र को लेकर एक बड़े काव्य की सृष्टि करना चाहता है तो निश्चित रूप से भाषा भी बड़ी एक ओजमयी भाषा होगी और उसमें प्रबंध का विधान होगा, अनेक प्रकार के छंद होंगे, कोई योजना बनेगी। अगर वह कोई हल्की फुल्की बात करना चाहता है, एक बात उसने श्रृंगार को लेकर कह दी, एक नायिका के सौंदर्य को लेकर कह दी, ऐसी बात करना चाहता है तो फिर अलग छंद होंगे, काव्य रूप अलग हो जाएगा। रीतिकालीन कवियों की दृष्टि कविता को लेकर एक भिन्न प्रकार की है और वो भौतिकवादी है। भौतिकवादी इस अर्थ में है कि रीतिकाल का कवि दरबारी है और दरबारी होने के साथ साथ वह कविता का एक मोल प्राप्त करना चाहता है, एक मूल्य प्राप्त करना चाहता है। चाहे वो मूल्य पद के रूप में हो, चाहे वो मूल्य प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे वो मूल्य धन के रूप में हो। जरूरी नहीं है कि मूल्य के रूप में धन ही प्राप्त कर दिया जाए। पुरस्कार पाना भी एक मूल्य है, वाहवाही पाना भी एक मूल्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सबसे मस्त कवि वो हुआ जो किए कराए का लेखा जोखा नहीं रखता। कबीर ऐसे फक्कड़ कवि थे जिनको कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कवि अपने किए कराए का लेखा जोखा रखता है, अगर कोई कवि कविता करता है, वो चाहता है कि लोग कितना पसंद करते हैं, कितना लोग नापसंद करते हैं, कितने लोगों ने समीक्षा लिखी, कितने लोगों ने नकारात्मक टिप्पणियां की, किसने सकारात्मक टिप्पणियां की, इसका सीधा सीधा संबंध आप खुद से भी देख सकते हो। हम फेसबुक पे कोई पोस्ट डालते हैं, पोस्ट डाल के देखते हैं कितने लाइक्स आए, कितने शेयर, कितने कमेंट आए, और अगर बहुत ज़्यादा संख्या में आ जाए तो हम बड़े खुश होते हैं, अरे इस पे। अच्छा, अब अलग दूसरा जमाना आ गया, फेसबुक से भी आगे बढ़ के हम स्टेटस लगाते हैं और स्टेटस, पहले स्टेटस लगाते हैं, उसके बाद में ये भी चेक करते हैं कितने लोगों ने देख लिया।
मैंने तो ऐसी चर्चा सुनी है बच्चों के द्वारा ऐसे, कहीं ना देखो मतलब 1 मिनट में, पहले 1 मिनट में 17 लोगों ने देख लिया, देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है। तो इस प्रकार से हम चाहते हैं कि जो हम पब्लिश करते हैं, जो कुछ भी हम एक प्रकार से रिएक्ट करते हैं, एक प्रतिक्रिया देते हैं, एक अभिव्यक्ति करते हैं, जो कुछ भी, उसके प्रति हम लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो अपने कहे हुए के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति रीतिकाल के कवि में सबसे ज्यादा है। इसलिए रीतिकाल के कवि ने मुक्तक लिखे, ब्रज भाषा जो कि मधुर श्रृंगार आदि की भाषा कही जा सकती है, इसलिए ब्रज भाषा को चुना। ठीक है, और छंदों में 3 छंदों में अपनी बात कही। ठीक है, तो ये लगभग पूरे ये 200 साल तक, ये सब बातें 200 साल तक चलती है। तो हम इसको कहते हैं कि भाई एक परिपाटी से रचना हो रही है। जब 200 साल तक यही सब कुछ चल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक परिपाटी में रचना हो रही है। इसी परिपाटी को हम कह सकते हैं कि एक रीति की रचना हो रही है। तो रीतिकाल को रीतिकाल कहने के 2 मायने हो सकते हैं। एक तो ये है कि लक्षण ग्रंथों की अधिकता के कारण इसको रीतिकाल कहा गया, और दूसरा एक विशेष ढंग की परिपाटी 200 साल तक चली, इसलिए उसको रीतिकाल कहा जा सकता है। तो मोटा मोटा मैंने हम पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, अब भी हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं, इससे आप रीतिकाल के अंदर गए होंगे। अब हम स्लाइड के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, रीतिकाल सामान्य परिचय आप इसको नाम दे सकते हैं। हम 2-3 लाइन में बात करेंगे। हमने कहा था, एक चर्चा हमने की थी, ये बार बार शुरुआत में थोड़ा सा आपको समझनी पड़ेगी चीजें। हमने एक बात कही थी कि यहां लक्षण ग्रंथ जो लिखे गए, क्या है लक्षण ग्रंथ? काव्यांगों का निरूपण करने वाले, काव्यांग निरूपक जो ग्रंथ है, किसको कहते हैं? काव्यांग। रस, छंद, अलंकार आदि क्या है? काव्यांग निरूपक है। तो इन सब का विवेचन करने वाला कोई ऐसा ग्रंथ लिखा हो जिसमें रस का प्रकार, रस की परिभाषाएं, रस के उदाहरण, ऐसा कुछ दिया जाए, तो वो ग्रंथ कहलाता है लक्षण ग्रंथ। और हमने बार बार ये चर्चा की है कि इन लक्षण ग्रंथों की प्रेरणा क्या है? संस्कृत का काव्य शास्त्र है। संस्कृत का काव्य शास्त्र, जहां रस को लेकर, अलंकार को लेकर, वक्रोक्ति को लेकर, ध्वनि को लेकर, है ना, काव्य को लेकर, काव्य रूप को लेकर, दृश्य काव्य को लेकर, श्रव्य काव्य को लेकर गहरा विचार विमर्श वहां पे हुआ था। एक लंबी परंपरा भरत मुनि से लेकर जगन्नाथ तक पाई जाती है, उससे आगे भी। वो परंपरा संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा है। तो हिंदी में जो रीति काल में लक्षण ग्रंथ लिखे गए, उन्होंने प्रेरणा कहां से ली? संस्कृत काव्य शास्त्र से ली। ठीक है, तो सामान्यतः संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अनुकरण करके, नंबर 1 बात, रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य लिखा गया, मतलब जो लक्षण ग्रंथ लिखा गया, उन्हें हिंदी के लक्षण ग्रंथ कहते हैं। आप पहले टुकड़ों में बात को समझें। लक्षण ग्रंथ किसे कहते हैं? पहली बात तो यही है, सामान्यतः संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अनुकरण करके। एक बात, हिंदी में जो लक्षण ग्रंथ लिखे गए वो किसका अनुकरण करते हैं? कोई मम्मट का करता है, कोई भामह का करता है, कोई दंडी का करता है, कोई विश्वनाथ का करता है ना। अलग अलग आचार्यों, अलग अलग मार्ग, हम वो भी समझेंगे कि कौन सा व्यक्ति कौन से मार्ग का अनुसरण करता है। संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य सभी एक नहीं है, कोई भी परंपरा में विद्वान एक मत नहीं हो सकते, उनकी भी अलग अलग परंपराएं होती है। तो हिंदी के लोगों ने फिर कौन से गुट का अनुसरण किया, वो हम बाद में देखेंगे। आप ये देखें कि संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का अनुकरण करके रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि का विवेचन करने के लिए जो साहित्य लिखा गया, उसे हिंदी के लक्षण ग्रंथ कहे जाते हैं। और यह साहित्य अधिकतर रीति काल में लिखा गया। यह साहित्य अधिकतर इन 200 वर्षों में लिखा गया। लक्षण ग्रंथ एक बात होगी। उसके साथ साथ श्रृंगार की अधिकता, नंबर 1 रीतिकाल की विशेषता लक्षण ग्रंथ, उसके साथ साथ श्रृंगार की अधिकता, उसके साथ साथ मुक्तक काव्य रूप। काव्य रूप किस प्रकार का है? मुक्तक है। ठीक है, और ब्रज भाषा के साथ, और साथ में भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। एक विशेष प्रकार की काव्य परिपाटी लगभग 200 वर्षों तक चलती रही, जिसे हम रीतिकाल कहा जाता है। इन एक जो लाइन आई है, उस एक पूरी पंक्ति में लगभग सारी विशेषता हमने देख ली है। इस पंक्ति में जो शब्दावली लिखी गई है, वो शब्दावली अपने अंदर कई चीज़ों को समेटे हुए,
रीति काल में लक्षण ग्रंथ भी है, रीति काल में श्रृंगार की अधिकता भी है, मुक्तक काव्य रूप है ना, और ब्रज भाषा है, और भी बहुत सारी बातें इसमें इस पंक्ति में ऐड की जा सकती है, सामान्य बात है। लेकिन हमने इस पंक्ति के माध्यम से ये कहने की कोशिश की है, मैं बार बार कह रहा हूँ हमने, है ना, मुझ में एक पता नहीं, मैंने 2-3 फिल्में ऐसी देख ली जिसमें एक वचन होने के बावजूद मैं हम का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग 200 साल तक इस प्रकार की परिपाटी चलती रही, इसलिए इसको रीतिकाल कहते हैं। रीतिकाल कहने के पीछे जरूरी नहीं है यही कारण हो, अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं रीतिकाल में ऐसा तो होता रहा, ये तो कहा जा सकता है। इसे दरबारी काव्य भी कहा जाता है, ये हमने देखा था, है ना, ये बात हमने की थी, इसे दरबारी काव्य भी कहा जाता है। रीति शब्द का अर्थ क्या है? एक संप्रदाय आया था, आचार्य वामन ने संप्रदाय दिया था, अगर आपको याद हो तो, है ना। संस्कृत काव्य शास्त्र में वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए रीति संप्रदाय चलाया। संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति का अर्थ क्या है? वहां रीति का मतलब है काव्य कहने की शैली। अगर इन इन वर्णों का प्रयोग इस तरह से किया जाएगा तो विदर्भी रीति हो जाएगी, इन इन वर्णों का प्रयोग यूं किया जाएगा तो गौड़ी रीति हो जाएगी, और इन इन वर्णों का प्रयोग इस तरह से भाषा में किया जाएगा तो पंचाली रीति हो जाएगी। ये वो रीति है। वामन ने काव्य की आत्मा रीति को बताया, ठीक है। वहां असल में एक शब्द का प्रयोग भी वामन ने किया है। संस्कृत काव्य शास्त्र में वामन ने रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए रीति संप्रदाय चलाया, जहां रीति शब्द का अर्थ है विशिष्ट पद संघटना। विशिष्ट पद संघटना का मतलब क्या है? विशेष प्रकार की पद संरचना। पद संरचना का मतलब है शब्दावली। अभी जो मैंने बोला कि इस प्रकार की शब्दावली से ये रीति, इस प्रकार की शब्दावली से वो रीति, और उस प्रकार की शब्दावली से वो रीति होगी। समझ गए आप? विशेष प्रकार की जो पद संरचना है उससे जो कोई बनती है वो रीति कहलाती है वामन के अनुसार, ठीक है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी साहित्य में रीति शब्द का अर्थ यह नहीं है। तो इसका यहाँ इस बात का उल्लेख करने का मतलब यह भी है कि बच्चन सिंह ये कहना चाहते हैं कि वामन ने जो रीति संप्रदाय चलाया था, रीति काल को पढ़ते समय आप उसको भूल जाएं। चलो ठीक है, हमने 2 लाइन में वामन की बात लिख ली, लेकिन रीति काल में यह बात बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इसलिए वो रीति और ये रीति अलग अलग चीज है, ठीक है। रीति का शाब्दिक अर्थ मार्ग या शैली। संस्कृत काव्य शास्त्री भोज ने भी रीति का अर्थ मार्ग के अर्थ में किया है। तो रीति का मतलब हो गया विशेष प्रकार का मार्ग। अपने इस बात की चर्चा भी करते हैं, मार तो अरीत है। अच्छा, तुम ऐसे क्यों करते हो, है ना, क्या मार तो अरीत है। अलग अलग जगह अलग अलग रीत होती है। हम जैसे मुझे लगता है ब्याह की, शादी की, यहाँ तक कि जो मरने खपने की बातें होती है उसमें भी मतलब अलग अलग प्रकार की परंपराएं होती है। कई जगह नारे बदल जाते हैं। मैं एक बार कोलायत में जब मेरी पोस्टिंग थी तब वहाँ मैं गया एक बार, तो वहाँ हुआ असल में ये कि जो शाम को अंतिम संस्कार करके किसी बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में गया था, तो शाम को जैसे लौटे तो एकदम मतलब मुझे लगता है कि दिसंबर का जनवरी का महीना था, भयंकर सर्दी पड़ रही थी। और उस समय उन्होंने कहा कि मार्चा सबको नहाना पड़ेगा यहाँ तो बाहर उन्होंने कहा कि एक बड़ी सी होद था, एक लंबा सा GLR जिसको बोलते थे उस समय, तो वहाँ एक पाइप डाल दी, पानी चला दिया गया, सबको नहाना पड़ेगा। मैंने कहा घर चल के नहा लेंगे गर्म पानी से। नहीं नहीं, घर जाने से पहले नहाना पड़ता, हमारी तो रीत है। तो मुझे बड़ी वो, हालांकि मैं दौड़ के उसके पाइप के नीचे निकला, घर जाके गर्म पानी से नहाया दोबारा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, रीति का मतलब एक मार्ग विशेष, कि भाई मैं तो इस मार्ग से चलता हूँ, मैं इस मार्ग से काम करता हूँ। हर आदमी की काम करने की, पढ़ने की, सोने की, खाने की एक रीति होती, परंपराएं निभाने की, ठीक है। तो रीति का शाब्दिक अर्थ क्या है? मार्ग या शैली। हिंदी में काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों को लिखने की शैली विशेष को रीति कहा गया है। अब हिंदी में जो रीति शब्द आया है, काव्यांग निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों को लिखने की शैली, उसको एक रीति कह दिया गया है। वो एक रीति है, इसमें कही जा सकती है, ठीक है। तो रीति शब्द का अर्थ हमारे यहाँ मार्ग के अर्थ में लेना, एक शैली विशेष के अर्थ में लेना। मुझे लगता है कभी कभी सत्य असत्य कथन इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो यह चीज आपके काम आ जाएगी। रीति साहित्य का उदय, इसमें हम फिर से 2 प्रकार की बात करेंगे। एक परंपरा पीछे से चली आ रही है और दूसरी बात रामचंद्र शुक्ल आदि का मत, ठीक है। आप इसको देखें एक बार, 1 मिनट का विराम देते हैं, फिर आगे बात करेंगे।
हिंदी में रीति काव्य की प्रवृत्तियाँ, जब हम ये पहले भी हमने इस बात की चर्चा की है कि चाहे श्रृंगार हो चाहे लक्षण ग्रंथ हो, दो मुख्य प्रवृत्तियाँ कहेंगे। दरबारी तो असल में प्रेरक है। ये भी कहा जा सकता है कि कौन है वो रचना प्रेरक है और कौन रचनाकार है। तो रचना के प्रेरक यहाँ दरबारी, सामंत, राजा आदि हैं। ठीक है। जो उत्पादन जो निकला है, जो प्रोडक्ट निकला है, उसमें दो मुख्य लक्षण दिखाई देते हैं, श्रृंगार और लक्षण ग्रंथ। तो हम कह सकते हैं कि दरबार, जो हमने तीसरा शब्द का प्रयोग किया, वो तो एक प्रेरक शक्ति है। वो तो साहित्य को कंट्रोल करने वाली, नियंत्रित करने वाली शक्ति है। हर समय साहित्य को कोई न कोई शक्ति नियंत्रित करती है। कभी सामंत करती है, कभी वीर करते हैं, कभी ईश्वर करता है, कभी कोई क्रांति करती है, कभी कोई वाद करता है, कभी कोई एक व्यक्ति भी कर देता है। कभी कभी द्विवेदी युग ऐसा ही युग है, कभी कभी एक व्यक्ति भी पूरे युग को नियंत्रित कर देता है। तो ऐसी प्रवृत्तियां चलती रहती है। तो हमें लगता है कि दरबार जो है वो रीतिकाल की कविता को नियंत्रित करने वाला तत्व है। प्रोडक्ट जो निकला, जो कविता सामने है, उसमें मुख्य दो लक्षण है, श्रृंगार और लक्षण। ठीक है, लक्षण ग्रंथ। और इनकी परंपरा पहले से चली आ रही है। तो जब भी हम किसी नए काल को देखते हैं तो हम ये कहते हैं अचानक नहीं हुआ ये। रीतिकाल में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की परिपाटी अचानक नहीं आई। रीतिकाल से भी पहले ऐसे ग्रंथ लिखने शुरू हो गए थे। तो एक सूची है, यहाँ पे सूची को पैराग्राफ के रूप में बदल दिया गया है। आप चाहें तो उसको सूची की तरह बनाएं। हिंदी में रीति काव्य की प्रवृत्तियां रीतिकाल से पहले, यहाँ आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, हिंदी में रीति काव्य की प्रवृत्तियां रीतिकाल से पूर्व कहाँ कहाँ मिलती है। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी, विद्यापति की पदावली। हमने लिखा रीति काव्य की प्रवृत्तियां, मतलब पूरे काल की प्रवृत्तियां। ठीक है। रीति काल में जो जो सामग्री मिलती है, और प्रवृत्तियां दो प्रकार की होती है, कला पक्ष की और भाव पक्ष की। तो दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हमें कहाँ कहाँ मिलती है। विद्यापति की पदावली में, रूप गोस्वामी की उज्ज्वल नीलमणि में, रहीम की बरवे नाई का भेद, सुंदर कविराय की सुंदर श्रृंगार, कर्णेश कवि की श्रुति भूषण, कर्ण भूषण, भूप भूषण, ये तीनों कर्णेश कवि की रचनाएं हैं। ठीक है। मोहन लाल मिश्र का श्रृंगार सागर, कृपाराम की हित तरंगिणी, केशव की रसिक प्रिया, कवि प्रिया और आदि रचनाओं में देखने को मिलती है। हमने कहाँ तक बात ले ली, अगर आप देखो तो हमने चिंतामणि से पहले एक प्रकार से पूरा समेट लिया है। रीतिकाल का एक बहुत प्रसिद्ध कवि है चिंतामणि, और रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। तो चिंतामणि से पहले जो लक्षण ग्रंथ है, चिंतामणि से पहले जो श्रृंगार की अधिकता वाले ग्रंथ हैं, उसको हमने एक पूरे पैराग्राफ में शामिल किया है। तो यहाँ मुख्य चीज़ क्या है जो परीक्षा में आ सकती है, वो परीक्षा में आ सकती है, वो ये है कि यहाँ रचनाओं के नाम याद रखें और थोड़ा सा दिमाग में रखें कि रीतिकाल आने से पहले रीतिकाल की प्रवृत्तियां दिखाई देने लगी थी। विद्वान तो एक काल का प्रारंभ असल में, और ये जो हम काल विभाजन कर रहे हैं तो बाद की बात है। विद्वान अगर कोई काल विभाजन रखता है, कोई सीमा बनाता है, तो वो देखता है कि मोटा मोटा एक आइडिया हो जाए। कोई काव्य प्रवृत्ति कब से स्टार्ट होती है एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होता, एक दिन निर्धारित नहीं किया जा सकता। और ये सब जब हो रहा होता है तब उनको मालूम भी नहीं है कि ये हो रहा है। रीतिकाल आया होगा तब उन कवियों को मालूम नहीं होगा कि रीतिकाल आ गया। ये तो हमने बाद में रखा। पहला व्यक्ति कौन है जिसने काल का नाम रखने की कोशिश की, अगर आपको याद हो तो ग्रियर्सन है, जिसने पहली बार कालों के नाम रखने की कोशिश की थी। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये जो तीसरा काल है वो रीतिकाल। तो हम बाद में कहते हैं कि जो बीत गया था वो रीतिकाल था। ये तो हम अब आज कह रहे हैं 19वीं 20वीं शताब्दी में खड़े होके कि भाई जो 1700 से 1900 विक्रमी संमत में आया था वो रीतिकाल था, है ना। 1350 से 1700 विक्रमी संमत में आया था वो भक्तिकाल था। उन्होंने नहीं कहा भक्तिकाल है। ये भी एक खास बात है। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण हम बाद में कर रहे हैं। हालांकि छायावादियों का नाम उनके समय रखा गया, इसलिए छायावाद के लोगों ने अपने नाम का विरोध कर दिया। प्रयोगवादियों का नाम भी अपने समय पर रखा गया, इसलिए प्रयोगवादी ने अपने नाम का विरोध किया। लेकिन रीतिकाल के लोग नहीं कह सके हमारा नाम रीतिकाल मत रखो, वो हमने बाद में रखा। ठीक है। तो ये जो परंपरा है ये असल में रीतिकाल की एग्जैक्ट प्रारंभ होने से पहले की लगभग ऐसी परंपरा है। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के उदय के विषय में आश्रयदाताओं की रुचि एवं जनता की रुचि को विशेष रूप से कारण के रूप में स्वीकार किया है। तो आप आश्रयदाताओं की रुचि इसको अंडरलाइन कर लें लिख के। हालांकि इस शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया है। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रीतिकाल क्यों आया,
क्योंकि आश्रयदाताओं की रुचि और जनता की रुचि थी। मुझे ऐसा लगता है कि जनता शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल को मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि वो इस बात पे बल देते हैं कि जैसे जैसे जनता की चित्त वृत्ति बदलती है वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप बदलता है। मुझे ऐसा लगता है कि रीतिकाल के अंदर 3 वर्ग बने। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। रीतिकाल के अंदर 3 वर्ग बने, ऐसा मुझे लग रहा है। एक वर्ग हो गया राजा का या सामंत, है ना। दूसरा वर्ग हो गया सेठ, साहूकार या नौकर आदि, और तीसरा हो गया आमजन। ठीक है, ये नया वर्ग जो पैदा हो रहा है, ये मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी कि अब जब शुरुआत में विदेशी आक्रमणकारियों के साथ हमारा एक वैमनस्य था, शुरुआत में हमने विदेशी आक्रांताओं को बहुत अपना शत्रु समझा, जनता उनको हीनता की दृष्टि से देखती थी, एक नफरत भरी निगाहों से देखती थी। धीरे धीरे उन लोगों ने अपना राज्य कायम किया। मुगलों तक आते आते सत्ता उनकी पूरी तरह से स्थापित हो गई। लगभग भारतवर्ष में उनकी सत्ता स्थापित हो गई। बहुत सारे देशी राजाओं के साथ उन्होंने समझौते कर लिए, तो अब जनता भी उनको लगभग अपनाने लगी है। अकबर के साथ तो ऐसा बहुत सारा एक मतलब पूरी जनता का ऐसा संबंध रहा है जिसको लेकर हम बातचीत ऐसी करते रहते हैं। अब बहुत सारे सामान्य जन, बहुत सारे ऐसे लोग, सेठ साहूकार दरबार से संबंध रखने लगे हैं, दरबार से मुनाफा कमाने लगे हैं, लोग दरबार में नौकरी करने लगे हैं, कुल मिलाकर राजकाज से जुड़ने लगे हैं। वो नफरत जो कभी हुआ करती थी अलाउद्दीन खिलजी के समय या मोहम्मद गौरी के समय, महमूद गजनवी के समय, बख्तियार खिलजी के समय, वो आम जनता में वैसी नफरत अब नहीं है मुगल काल के समय, ऐसा कहा जा सकता है इसके हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा एक वर्ग आया जो दरबार के साथ जुड़ा, तो वो भी एक प्रकार से धनाढ़ वर्ग माना जा सकता है। राजा सामंत आदि तो धनाढ़ ही, दरबारी तो सब धनाढ़ ही, लेकिन ये भी लोग क्या है, ऐसे लोग। तो मुझे लगता है कि रीति काल की जो प्रवृत्तियां हैं उसमें इस वर्ग को रुचि तो है ही है। श्रृंगार, नायिका का श्रृंगार, नायिका का सौंदर्य, रस ही रस, आनंद ही आनंद, भोग विलास, इन सब में राजा और सामंत को तो रुचि है। हो सकता है इसको भी हो, लेकिन इसको रुचि नहीं है। इसकी पीड़ाएं, इसका दुख, इसका काम अलग है। चाहे कितने भी अकबर महान आए हो, लेकिन इसकी स्थिति नहीं बदली। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रयोग किया है, रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल के उदय के विषय में आश्रयदाताओं की रुचि एवं जनता की रुचि को विशेष कारण के रूप में स्वीकार किया है। तो हम कह सकते हैं आश्रयदाता तो ये हैं और जनता फिर ये है और ये लोक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ये लोक, ऐसा बांट सकते हैं, ऐसा हम खेल खेल में बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी रुचि नहीं है, रीति काल में आने के श्रृंगार आदि में इसकी रुचि नहीं है, इसकी रुचि हो सकती है। एक बात यह भी कि रीति काल में जो नायिका है, भाई मुख्य रीति काल में अगर श्रृंगार है, सौंदर्य निरूपण है, तो हो सकता है 1% कोई नायक का सौंदर्य निरूपण होगा, बाकी तो नायिका ही नायिका है। रीति काल में नायिका हर जगह मौजूद है। नायिका है, एक उसकी दूती है। नायक कहीं आता है तो वो दूती या नायिका के कथन में ही आता है। नायक के संबंध में नायिका या दूती बता रही है। दूती उसको कहते हैं जो संदेशों का आदान प्रदान का काम करती है। नायक और नायिका के बीच में मीडिएटर होती है, वो उसको दूती बोलते हैं। रीति काल में दूती का बड़ा एक विधान है ना। तो हम ये कह सकते हैं रीति काल की जो नायिका है, मैंने ऐसा कई जगह पढ़ा कि ये नायिका कोई राजा या सामंत के अंतःपुर की नायिका नहीं है, मतलब यहाँ की नहीं है वो नायिका। ये नायिका असल में खाते पीते घरों की महिलाएं हैं, ये शब्द आता है। रीति काल में जो नायिका आती है वो नायिका कोई राजकुमारी रानी या नहीं है, हालांकि रुचि इनको है, लेकिन वो नायिका राजाओं के सामंतों के अंतःपुर की रानियां आदि नहीं है। वो नायिका इस वर्ग से आती है। ये वर्ग हमने बना लिया, मतलब खाते पीते घरों के, मतलब ऐसे थोड़े से अभी जो नए नए धनाढ़ हुए हैं ऐसे लोग, है ना। हो सकता है पुराने हो, लेकिन खाते पीते घरों का मतलब है मध्यम वर्ग कहा जा सकता है उस समय का। उसको हम इस 3 कैटेगरी को माने तो ये मध्यम वर्ग हो गया फिर, ठीक है। तो ये नायिका वहां की है। तो रामचंद्र शुक्ल के जो जनता की रुचि है उसको एक प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है। बाकी ये मान के चले, हम ये बार बार कहते हैं, हम ये लिखेंगे कि रीति काल में जन काव्य का अभाव है। जन काव्य का अभाव से क्या मतलब है भाई? जन काव्य से अभाव का मतलब है कि जनता का काव्य नहीं लिखा गया, तो फिर किसका काव्य लिखा गया?
काव्य उसके राजा के हिसाब से आश्रयदाता की रुचि के अनुसार लिखा गया। जनता का काव्य लिखा जाता था, कोई खेत खलियान की बात होती, कोई किसान मजदूर की बात होती, कोई आम घर की बात होती, है ना। और स्त्री के अनेक रूप होते, अगर स्त्री की बात होती तो स्त्री के अनेक रूप होते। स्त्री का वही रूप जो विलासियों को भाया। नारी यहाँ केवल एक विलास का उपकरण मात्र है, ये बात आती है। वो एक मनोरंजन का टूल है, औजार है। ये सब चीजें देखने से लगता है कि जनता की उतनी रुचि नहीं है। लेकिन खैर, तो आश्रयदाताओं की रुचि, इसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर ले, मुझे ये बात थोड़ी मजबूत लगती है। तो इसमें एक बात ये भी है, रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया कि रीतिकाल आया, इसकी वजह उस समय के राजाओं और सामंतों की रुचि थी। इसको फिर क्या कह सकते हैं? इसको शुक्ल जी की युगीन चेतना कहेंगे। शुक्ल जी हमेशा ही युगीन चेतनावादी बात करते हैं। शुक्ल जी कोई परिणाम जो आता है उसका कारण वो उसी समय में खोजते हैं। 1700 के आसपास रीतिकाल आया, उसका कारण वो 1700 के आसपास ही खोजेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी 1700 के आसपास जो रीतिकाल आया उसका कारण वो पीछे 1000 साल पीछे सोचते हैं कि संस्कृत में काव्य शास्त्र परंपरा चल रही थी, उसकी वजह से आ गया। ये हम बार बार करें, वो युगीन चेतनावादी, वो परंपरावादी है। रामचंद्र शुक्ल युगीन चेतनावादी और वो परंपरावादी। युगीन चेतना मतलब युग की चेतना। रीति काल में बात कर रहे हैं तो रीति काल के युग की चेतना, भक्ति काल में बात कर रहे हैं तो भक्ति काल के समय की चेतना, वो युगीन चेतना कहलाती है। तो ये रामचंद्र शुक्ल का मत है, ये वही बात बता रहा है कि वो युगीन चेतना को महत्व देते हैं। और भी लोगों का मत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के मत का खंडन किया है और करते रहेंगे, है ना। कहा कि संस्कृत साहित्य में अनेक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी में रीति काव्य लिखा जाने लगा। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा नहीं है। एक बात फिर वही आती है, हमने शुरुआत में, अगर आपको याद हो, जब भक्ति काल के उदय की बात की थी तो दो मत आए थे। एक आया था सांस्कृतिक संकट, यानी इस्लाम का आक्रमण, और एक आया था दक्षिणी भारत। ठीक है, एक ने कहा था सांस्कृतिक संकट की वजह से भक्ति साहित्य का उदय हुआ, इस्लाम के आक्रमण की वजह से भक्ति साहित्य का उदय हुआ। और यह बात कैसी है? यह युग की चेतना की बात है। एक ने कहा था भक्ति दक्षिणी भारत से पहले से आ रही थी और भक्ति का उदय दक्षिणी भारत में हुआ, अगर इससे होता तो उत्तर भारत में होता। लेकिन अगर हमने पूरी लंबी चौड़ी चर्चा देखी तो हमारा निष्कर्ष यही था कि दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दक्षिणी भारत से भक्ति आ रही थी, लेकिन उत्तर भारत में उतना नहीं फैलती, अगर ये उत्तर भारत में इस प्रकार का संकट नहीं होता तो दोनों मत एक दूसरे के पूरक है। अब वही बात रीतिकाल के संबंध में आ रही है। एक जो युगीन चेतनावादी वो कहते हैं आश्रयदाताओं की रुचि, आश्रयदाता की रुचि, है ना। और एक कहते हैं लक्षण ग्रंथ जो संस्कृत के थे उसकी परंपरा से ये रीतिकाल आया। ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से, और ये ऐसे कैसे कथन पूछे जा सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि उस समय जो राजा और सामंत थे उनकी रुचि थी, इसीलिए रीतिकाल आया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं हमारे यहाँ संस्कृत में लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा थी, इसलिए रीतिकाल आया। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा तो थी, लेकिन उस समय मोटिवेट किसने किया? उस समय लोगों को, मतलब कवियों को दान दिया, पैसा दिया, धन दिया, ऐसा किसने किया? लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा संस्कृत में थी, तो फिर आदिकाल भक्ति काल में वो इस तरह क्यों नहीं उठी जैसे वो रीति काल में उठी? भक्ति काल में फिर इस प्रकार के लक्षण ग्रंथ, इस प्रकार के काव्यांग निरूपण करने वाले ग्रंथ क्यों नहीं लिखे गए? परंपरा तो बहुत पुरानी थी। भरतमुनि का नाट्य शास्त्र दूसरी शताब्दी से 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य लिखा जाना प्रारंभ हुआ, और लक्षण ग्रंथों को लिखने की परंपरा अचानक से 1650 के पास या 1600 के आसपास उठती है। तो 600 सालों तक, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कोई पूछे तो 600 सालों तक वो लक्षण ग्रंथ क्यों नहीं लिखे गए? स्वाभाविक सी बात है कि धीरे धीरे छोटे मोटे रूप में ऐसे ग्रंथ हिंदी में आ रहे थे। अचानक एक कवि हुए जिनका नाम है केशव, और केशव ने 3 ग्रंथ लिखे, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला। उससे पहले एक कवि हुए
कृपाराम, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी हित तरंगिणी। मुझे लगता है कृपाराम की हित तरंगिणी का इतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन केशव ने रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला लिख के और आने वाले कवियों के सामने एक नया मार्ग खोल दिया। रामचंद्र शुक्ल कहते हैं केशव के ऐसा करने से एक उद्धरणी पैदा हो गई, एक श्रृंखला बन गई, और केशव अपने आप में प्रकांड विद्वान रहे। कितने जो राजाओं में वो चर्चित रहे, कितने कवियों में वो चर्चित रहे। तो केशव इसीलिए रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव कहे जाते हैं। तो ये बात सही है कि संस्कृत लक्षण ग्रंथों के लिखने की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन मौके पर आश्रयदाताओं ने वो रुचि दिखाई और मौके पर ऐसा कवि हुआ जिसने ऐसे ग्रंथ लिखे तो रीतिकाल आया। ये बात सही है कि दक्षिणी भारत से भक्ति साहित्य चला आ रहा था, लेकिन मौके पर राजनीतिक परिवर्तन के सांस्कृतिक संकट है, उसने ऐसी परिस्थितियां तैयार कर दी कि लोगों में ऐसी भावना भक्ति की जाग उठी और मौके पर ऐसा एक कवि खड़ा हुआ जिसने सबसे पहले भक्ति साहित्य पर बात कहनी शुरू की या निर्गुण भक्ति पर बात कहनी शुरू की, तो भक्ति काल आया। इस प्रकार से हम तुलना भी कर सकते हैं। अगर कोई इंटरव्यू दे रहा हो, साक्षात्कार के समय ऐसी बातें बड़ी काम आती हैं। आप देखिए परिस्थितियां हमेशा एक, मैंने पिछली क्लास में कहा था, हिंदी साहित्य के इतिहास में कड़ी जुड़ती है, कड़ी से कड़ी, और वो कड़ी अगर हमें जोड़नी आती है तो फिर कोई समस्या नहीं होती। तो आपने देखा यार, है ना, कि आश्रयदाता, लक्षण ग्रंथों की परंपरा और केशव, एक पूरा माहौल बनता है, तब एक काल, एक नई प्रवृत्ति हमारे सामने आती है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत का भी खंडन हो सकता है को करे तो। उन्होंने कहा संस्कृत साहित्य में एक प्रकार के लक्षण ग्रंथ लिखे गए, अतः उनसे प्रेरित होकर हिंदी में भी रीति काव्य लिखा जाने लगा। अब एक दो बातें और हैं जो हल्की पुल्की इशारा करते हैं, मुझे लगता है ये बातें परीक्षा में पूछी जा सकती है, लेकिन पूरी रीतिकाल को स्पष्ट करने में थोड़ी सी नाकाफी है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि मनुष्य बाहरी अभिव्यक्ति से निराश होकर विलासिता की ओर मुड़ गया। बाहरी अभिव्यक्ति की मतलब क्या है? समाज आदि। नगेंद्र ने यह भी कहा है कि ये जो पूरा का पूरा काव्य रीतिकाल वो गृहस्थ का काव्य है। तो मुझे लगता है कि हमें इसी संदर्भ में इस बात को देखना चाहिए। रीतिकाल का पूरा काव्य गृहस्थ का काव्य है। वो कहते हैं ये नायक नायिका कोई बड़े महान, कोई राजकुमारों की राजकुमारी या कोई राजाओं की रानियां, महलों की अंतःपुर की रानियां नहीं है, ये आम घरों की स्त्रियां हैं। लेकिन नगेंद्र को यह भी देखना चाहिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी एक बात और भी कहते हैं, कहीं इनमें गृहस्थी की बात तो है, इसमें जो स्त्रियां वो गृहस्थ की तो है, लेकिन वो स्त्रियां हैं वो लगभग एक प्रकार से हम कहेंगे कि आंगन के भीतर जो कमरा उसमें उसी की बात होती है, आंगन में नहीं निकलती। आंगन से बाहर बैठक भी है, बैठक के बाहर एक समाज भी है, वो गृहस्थ रूप इसमें नहीं है। गृहस्थी के भी अनेक रूप हो सकते हैं। एक घर में 5 कमरे होते हैं, सब कमरों को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो यहाँ केवल श्रृंगार ही प्रधान है। यहाँ नायिका को कभी काम करते हुए देखा नहीं गया। जैसे कोई टीवी सीरियल में मैंने नहीं देखा कोई पोचा भारी को कर रही है क्या। आप कोई धारावाहिक देखोगे तो वहाँ मुझे लगता है रात की 12 बजे भी आपको महिला है वो बिल्कुल गहनों से लदी फदी ऐसी मिलेगी। बड़े बड़े घर है, काम कोई करता नहीं है, पता नहीं वो साफ कैसे रहते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से रीतिकाल में कोई नायिका आपको कोई गाय चराते हुए, कोई खेत जाते हुए, कोई ऐसी आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि गृहस्थी के जो अनेक रूप हैं उनकी ओर दृष्टि नहीं गई रीतिकाल के कवियों की। मुझे बार बार एक बात दिमाग में आती रहती है रामचंद्र शुक्ल की, कि वाग धारा बंदी बंदाई नालियों में बहने लगी। वाग धारा का मतलब है वाणी की धारा, और बंदी बंदाई नालियों में बहने का मतलब है कि वाणी की धारा बिल्कुल संकुचित रूप देखती है जीवन का। जीवन का बहुत छोटा रूप उन्होंने लिया। जीवन बहुत व्यापक है, श्रृंगार के अलावा, है ना, मोहब्बत के अलावा भी और भी बहुत काम है दुनिया में। तो श्रृंगार के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इस संसार में। तो नगेंद्र ने ये तो कहा है कि वो जो श्रृंगार है वो गारहस्तिक है। गारहस्तिक शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, गारहस्तिक। ये हम कहीं लिखेंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आएगा ये गारहस्तिक, है ना। तो नगेंद्र की ये बात इसी संदर्भ में देखनी चाहिए। वो कहते हैं बाहरी अभिव्यक्ति से निराश होकर, मतलब समाज की अब कोई बात वो नहीं करते, अब अपने आनंद के लिए, अपने भोग विलास के लिए बात करते हैं। ये नगेंद्र कहते हैं विलासिता की ओर मुड़ गया है। सब ओर से रुद्ध गति हुए मानस व्यापारों की विश्राम भूमि रीति काव्य है।
सब ओर से, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की पंक्ति है, सब ओर से रुद्ध गति। रुद्ध गति यानी जहां चारों ओर से गति बंद हो जाए, रुद्ध का मतलब बंद हो जाए। देखो, हमने आदिकाल में प्रयास किया, अपने राजाओं को जगाया, वीरों को जगाया कि लड़ो, संघर्ष करो, और जो विदेशी आक्रमणकारी हैं, विदेशी आक्रांता है, विदेशी संस्कृति है, उसको आप हटाओ, मत घुसने दो। हमने कवि ने देखा होगा, हम कवि की दृष्टि हमेशा विराट ही सोचेंगे, ओछी क्यों सोचेंगे। तो कवि ने देखा होगा कि एक इस प्रकार का संस्कृति, इस प्रकार की विदेशी संस्कृति यहाँ हावी हो रही है, तो उन्होंने कोशिश की, अपने राजाओं को, सामंतों को जगाया, और उन्होंने, राजाओं सामंतों ने भी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। फिर हम भगवान की शरण में गए। शुक्ल के बता अनुसार अगर बात कर ली जाए तो फिर हम ईश्वर की शरण में गए, और वहां हमने कहा कि हे प्रभु हमें बचाओ। बचा प्रभु भी नहीं सके। तब अब बंदो मौज लो, छोड़ो, जीणो है तो स्वाद लो। आदमी की दृष्टि बदलती है। अचानक से कोई ऐसी, अचानक या लंबे समय तक कोई ऐसी घटनाएं घटती है तो वह अपनी दृष्टि बदलता। कोरोना के बाद में व्यक्ति को यूं लगने लगा है कि जी लो जी जाए तो बेरो कौन का तो पटाखो बाज जा। क्षणवाद को महत्व अभी कोरोना के बाद में मिल रहा है। जीवन को बहुत जल्दी जल्दी जी रहे हैं लोग, फटाफट, है ना। पहले जो काम वर्षों पर टाले जाते थे, अब वो फटाफट किए जा रहे हैं। ऐसा हम देखते रहते हैं। हालांकि हम जल्दी भूल जाएंगे उसको, लेकिन कोई ना कोई घटना मनुष्य जीवन पर असर करती है, और बहुत व्यापक रूप से करती है। हालांकि वो प्रोसेस इतनी बारीक होती है कि हमें सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देती। तो सब ओर से रुद्ध गति हुए मानस व्यापारों की विश्राम भूमि। अब रिलैक्स करना चाहता है आदमी, विश्राम भूमि, है ना। कभी वह राजाओं की ओर दौड़ा, कभी वह ईश्वर की ओर दौड़ा, कभी उसने वीरता के गीत गाए, कभी उसने भगवान के भजन गाए। अब वो कहता है रिलैक्स करो, शांति। रिलैक्स के समय एंटरटेनमेंट, भोग विलास, ये सब चाहिए। रीति काल को त्रिलोचन ने अंधकार काल कहा है। ये बात यहाँ नहीं आती तो भी ठीक रहता, आगे आ जाएगी, वैसे तो नामकरण में आती तो ठीक रहता। अंधकार काल क्यों कहते हैं? असल में त्रिलोचन प्रगतिवादी है। प्रगतिवादी वो विचारधारा है जो मार्क्सवाद से प्रभावित है, और मार्क्सवाद वर्ग संघर्ष की बात करता है, पीड़ित शोषित दलित की बात करता है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रत्येक वो चीज जो किसी व्यक्ति का जीवन नहीं संवार सकती, अनुपयोगी है, बेकार है। रीतिकाल की कविता सजावटी बहुत है, जिसमें बेल बूटे बहुत है। रीतिकाल की कविता उस गुलदस्ते के समान है जिसको घर में सजाया जा सकता है, लेकिन उस थाली के समान नहीं है जिसमें खाना खाया जा सकता है। तो रीतिकाल की कविता है वो एक प्रकार से सजावटी अलंकारिक कविता है। तो प्रगतिवादी असल में उपयोगितावादी हैं। प्रगतिवादी उपयोगितावादी दृष्टिकोण रखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि पूरा का पूरा रीतिकाल में अंधेरा है। क्या है? अंधकार काल है। ठीक है। रीति काव्य के प्रवर्तक, हमें 3 लोगों पर बात करनी चाहिए। एक कृपाराम हुए, जिन्होंने जहां तक मुझे याद है 1540 में हित तरंगिणी नाम की किताब लिखी। ये लिखना मत आप, सन आदि मुझे याद नहीं रहते। हित तरंगिणी नाम की एक पुस्तक लिखी है, नायिका भेद की पुस्तक है। वो रीतिकाल की और लक्षण ग्रंथ के रूप में पहली किताब मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद में केशव आते हैं, और केशव ने 1600 से 1650 के बीच कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला ग्रंथ लिखे। ठीक है। फिर उसके बाद में चिंतामणि आते हैं, जिन्होंने 1643 में कवि कुल कल्पतरु नाम की एक किताब लिखी। हमें यह देखना चाहिए कि संस्कृत में जो आचार्यों की परंपरा है उसमें भरत, उसके बाद में भाम है ना, दंडी, उसके बाद में वामन, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, ये संस्कृत आचार्यों की मोटी मोटी परंपरा है। तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा असल में पहले कौन है? इन कृपाराम की तो एक किताब है हित तरंगिणी, और कृपाराम आचार्य नहीं है। केशवदास भी आचार्य है, चिंतामणि भी आचार्य है। आचार्य उसको कहेंगे जो लक्षण ग्रंथ लिखने में कोई बहुत महारत हासिल करता हो। लक्षण ग्रंथ लिखने में जिसको प्रसिद्धि मिली वो आचार्य हो जाता है। जिसका लक्ष्य है कि मैं लक्षण ग्रंथ लिखूं वो आचार्य है। तो कृपाराम कोई आचार्य नहीं है। एक किताब उन्होंने नायिका भेद की छोटी सी बनाई थी।
केशवदास आचार्य हैं, चिंतामणि आचार्य हैं, तो दोनों में पहले कौन है? पहले केशव है। तो बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि केशव ही रीतिकाल के प्रवर्तक है, और लगभग यही हम मानते हैं। सामान्य रूप से आज भी कोई प्रश्न पूछे रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है तो केशव कहे जाते हैं। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही, और बात उनकी वो गलत नहीं। उन्होंने कहा कि 1643 में ये आए और फिर 1850 तक रीतिकाल चलता है। इन 200 सालों तक जिन कवियों ने रीति ग्रंथ लिखे, लक्षण ग्रंथ लिखे, उन्होंने किसका अनुसरण किया? केशव का किया, चिंतामणि का किया? चिंतामणि का किया, वो ऐसा कहते हैं। असल में हम ये देखते हैं कि भाम है दंडी आदि अलंकारवादी आचार्य, भाम है दंडी आदि अलंकारवादी आचार्य है, और केशव का जो काव्य है वो इनसे प्रभावित है, भाम है दंडी आदि से। केशव भाम है दंडी आदि से प्रेरणा लेकर अलंकारों का बारे में विवेचन करते हैं। भाम है दंडी के समय अलंकार का मतलब होता था सारे जितने काव्य के अंग हैं, चाहे रीति हो, चाहे गुण हो, चाहे मतलब रस आदि, सबको वो एक प्रकार से अलंकार ही मानते थे। अलंकार शब्द में सब समाहित हो जाता था। और केशव ने जब अलंकार के बारे में लिखा है कवि प्रिया में, तो ये काम भी केशव ने किया। एक यही काम केशव ने किया है कि उसने अलंकार के अंदर सब अलंकारों के दो भेद किए, सामान्य और विशिष्ट। कवि प्रिया में अलंकारों के दो भेद हैं, सामान्य और विशिष्ट। सामान्य में रस, रीति, गुण आदि सबका प्रयोग, शब्द का विवेचन किया, और विशिष्ट में फिर ये शब्दालंकार, अर्थालंकार इनका प्रयोग किया। तो इसका मतलब है केशव का अलंकारों का विवेचन किससे प्रभावित है? भाम है दंडी आदि से प्रभावित है। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अलंकारों में जयदेव ने और अप्पय दीक्षित ने दो ग्रंथ लिखे थे। अप्पय दीक्षित, जयदेव और अप्पय दीक्षित ने दो ग्रंथ लिखे थे। जयदेव ने लिखा था चंद्रालोक और अप्पय दीक्षित ने लिखा था कुवलयानंद, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं कि केशव ने तो अलंकारों का विवेचन करते समय भाम है दंडी को अपना आदर्श बनाया, लेकिन केशव के बाद में जितने लोगों ने अलंकारों को लेकर ग्रंथ लिखा, उन्होंने जयदेव और अप्पय दीक्षित को अपना आदर्श माना। तब जब लोगों ने केशव का अनुसरण ही नहीं किया, तो फिर केशव काहे के प्रवर्तक हुए? प्रवर्तक उसको माना जाना चाहिए जिसके लोग पीछे चले। पहले होने से क्या होता है? वो ये बात तो वो खुद ही स्वीकार करते हैं कि ये बात सही है कि हिंदी में रीति ग्रंथों का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशवदास ने किया। ये बात वो स्वीकार करते हैं कि मैं ये मानता हूं कि हिंदी में रीति ग्रंथों का, यानी हिंदी में रीति तत्वों का सम्यक समावेश, हिंदी में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले पहले आदमी कोई है तो वो केशवदास है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा केशव के 50 साल बाद में चली, और वह केशव के अनुकरण पे नहीं चली, वह किसी और आदर्श को लेकर चली। केशव का आदर्श तो ये था, और रीतिकाल इस आदर्श को लेकर चला अलंकारों के मामले में। एक बात और भी कर लेनी चाहिए। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि केशव अलंकारवादी थे। वादी होने का मतलब क्या है? वादी होने का मतलब है कि जो अलंकार को प्रधान मानता हो। वादी होने का मतलब कट्टर होना है। वाद शब्द किसी भी के साथ जुड़ जाए तो वो मतलब कट्टरता आ जाती है। जाति बुरी नहीं, लेकिन जातिवाद बुरा है। भाषा बुरी नहीं है, भाषावाद बुरी है। सब चीज़ों में बुराई नहीं है, लेकिन वाद सारे ही असल में एक कट्टरता को एक खांचे की ओर ले जाते हैं, वाद। तो अलंकारवादी होने का मतलब है कि काव्य में अलंकार ही सब कुछ है, अलंकार प्रधान है। तो केशव अलंकारवादी है, लेकिन रीतिकाल के बाद में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि अलंकारवादी नहीं है। वो या तो रसवादी है या रस ध्वनिवादी है। केशव अलंकारवादी है, लेकिन रीतिकाल के अन्य आचार्य या तो रसवादी है या रस ध्वनिवादी है। हमें यह भी देखना चाहिए कि केशव ने भाम है दंडी आदि को अपना आदर्श बनाया था, और बाद में रीतिकाल के समस्त कवियों ने या तो जयदेव और अप्पय दीक्षित को अपना आदर्श माना, और या फिर मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ आदि को अपना आदर्श माना। मम्मट ने लिखा था काव्य प्रकाश, विश्वनाथ ने लिखा था साहित्य दर्पण, जगन्नाथ ने लिखा था रस गंगाधर। रीतिकाल के कवियों ने रस आदि का विवेचन करने में उन्हीं ग्रंथों का सहारा लिया है। तो हमें ये देखना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल की जो बात है उसके अनुसार हमें देखना चाहिए कि केशव ने जिन लोगों को अपना आदर्श बनाया था
बाद में उस आदर्श को लेकर रीतिकाल के कोई कवि चले ही नहीं। तीसरी बात एक और कहते हैं रामचंद्र शुक्ल, वो कहते हैं केशव ने जब लिखा, कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि लिखे, उसके 50 सालों के बीच में 50 सालों तक कुछ नहीं लिखा गया। एक 50 वर्ष का अंतराल आ गया, एक गैप आ गया, इसलिए परंपरा खंडित हो गई। केशव के बाद 50 साल तक लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे गए, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं बात, इसलिए परंपरा खंडित हो गई। लेकिन चिंतामणि ने जब लिखना शुरू किया, उसके बाद में कंटिन्यू लक्षण ग्रंथ लिखे गए, इसलिए वो अखंडित परंपरा है। इसलिए वो कहते हैं हिंदी में रीति काव्यों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली। अखंड का मतलब टूटी नहीं बाद में। हालांकि इस मत का बहुत से लोगों ने विरोध किया है। गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि शुक्ल जी को ध्यान नहीं था कि कहाँ कहाँ कौन से ग्रंथ पढ़े। गणपति चंद्रगुप्त ने बाकायदा 17 ग्रंथों की सूची दे दी कि देखो, आप जो कह रहे हो ना कि 50 सालों में नहीं लिखे गए, उन 50 सालों में आप देखो ये रहे 17 किताबों की सूची दे दी जो लक्षण ग्रंथ थे और जो केशव और चिंतामणि के बीच में लिखे गए। तो ये तर्क तो इनका काफी फेल हो गया एक प्रकार से। लेकिन ये बात सही है, अब जो प्रवर्तक कोई किसी को माने, लेकिन शुक्ल जी की एक बात सही है कि केशव का अनुसरण बाद के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों ने नहीं किया। केशव के आदर्श भामह दंडी आदि का अनुकरण बाद के लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों ने नहीं किया। बाद में लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों ने भले ही चिंतामणि का अनुसरण नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने अलंकारों के मामले में जयदेव के चंद्रालोक और अप्पिया दीक्षित के कुवलयानंद का अनुसरण किया। रस के मामले में मम्मट, विश्वनाथ आदि का अनुसरण किया। और भी हम देखेंगे, एक पूरा का पूरा हम एक सूची बनाएंगे कि कौन कौन से ग्रंथ रीति काव्य के आधार रहे। ठीक है, अब इस बात को देखिए, रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है? तो सामान्य तो कोई पूछे तो कौन है? केशव। और शुक्ल के अनुसार पूछे तो चिंतामणि। बात तो है इतनी, लेकिन कभी कभी ये बात परीक्षा में आती है। ठीक है, समझ रहे तो याद रहने में अब दिक्कत नहीं होगी आपको। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव दास ने किया। बात तो इतनी भी आ सकती है ना। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव दास ने किया। लेकिन हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल एवं अखंडित परंपरा, कंटिन्यू और बिना टूटे परंपरा केशव के कवि प्रिया के 50 वर्ष पीछे चली, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। रामचंद्र शुक्ल ये बात कहते हैं। वो कहते हैं लगातार कंटिन्यू जो परंपरा है वो केशव की कवि प्रिया के 50 वर्ष बाद में चली, और जो परंपरा 50 साल बाद में चली वो केशव के आदर्श को लेकर नहीं चली थी, वो एक भिन्न आदर्श को लेकर चली थी। मतलब जयदेव, अप्पिया दीक्षित, मम्मट आदि के आदर्श को लेकर चली थी। केशव तो अलंकारवादी थे, लेकिन 50 वर्ष बाद में जिन लोगों ने लिखना शुरू किया वो अलंकारवादी नहीं थे, वो रसवादी या रसध्वनिवादी थे। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का प्रारंभ इन्हीं से मानना चाहिए। बिल्कुल सटीक और सीधी पंक्ति है, इसलिए यह पंक्ति आती रहती है, जिस पंक्ति में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। आप झूठ भी बोलो तो इतना साफ साफ कि लोग कह सकें कि आपने साफ साफ झूठ बोल दिया। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय में उपलब्ध ग्रंथों के आधार पर ये निष्कर्ष दिए हैं। उनके निष्कर्ष कितने प्रमाणिक है कितने अप्रामाणिक है वो विद्वान जाने, हमारा काम नहीं है, हम तो विद्यार्थी हैं साहित्य के सामान्य। लेकिन ये प्रश्न अतः रीति काल का प्रारंभ इन्हीं से मानना चाहिए, ये जो लाइन इस प्रकार की है ये परीक्षा में सीधी सीधी आती रहती है। रामचंद्र शुक्ल, ये बात रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने रामचंद्र शुक्ल का समर्थन किया है अपने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में। वो कहते हैं ये बात ठीक है, बुरी नहीं है ना। उसके बाद में डॉक्टर नागेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बाबू श्याम सुंदर दास, केशव दास को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। हमने ये चर्चा की है कि भाई केशव दास को मानने में बुराई इसलिए नहीं है, जैसे गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है कि आपने 50 साल का जो गैप बताया है उस गैप को वो मतलब एक प्रकार से यूँ कह देते हैं कि एक सूची बनाते हैं कि ये जो 50 साल के भीतर लगभग 17-18 ग्रंथ वो लिखे गए, तो वो गैप नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, मैंने सुना है कहीं, कि रीति ग्रंथों की अविरल परंपरा, अखंडित परंपरा केशव के 50 साल बाद में चली। इसमें केशव का कोई दोष नहीं है, चिंतामणि कोई प्रतिभा नहीं है। ये नगेंद्र का कथन है। भाई केशव के 50 साल बाद में कोई परंपरा चलती है
तो इसमें केशव का कोई दोष नहीं है, चिंतामणि कोई प्रतिभा नहीं। तो नगेंद्र आदि मानते हैं केशव से मानना चाहिए, ठीक है। तो रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव दास, कोई संशय नहीं है। रीतिकाल के प्रवर्तक सामान्यतः बिना किसी का नाम लिए पूछें तो केशव दास, और शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक चिंतामणि जो रसवादी है, और केशव अलंकारवादी है। हालांकि ये बात कहीं न कहीं आगे भी आ जाएगी, लेकिन आप चाहें तो यहाँ लिख लें। जब हमने भामह का नाम ले लिया तो आप जो भामह को जानता है वो समझ जाएगा केशव अलंकारवादी। ये बात कम से कम 3 जगह आएगी। मुख्य जो बातें हैं, कॉमन जो बातें हैं, जो कई बार यूं विद्यार्थी कहते हैं कि मन तो आंता प्रश्न गलत हो गया। पहली बात तो आवे ही को नहीं आवे, और तेरा वहम होगा बतना आवा, आंता कभी गलत को नहीं हो, भूलता गलत हो जाए, है ना। वह आंता को नहीं, वह भूलता दिमाग में जो स्लिप हो गए थे वो प्रश्न थे। तो बहुत साधारण जो प्रश्न होते हैं वो मुझे लगता है कि पूरी चर्चा के दौरान 2-2, 3-3 बार रिपीट हो जाते हैं। नोट्स में नहीं हो तो चर्चा में हो जाते हैं। नोट्स में तो अपने कोशिश करते हैं कोई चीज़ रिपीट नहीं हो, ताकि पुलिंदा छोटा से छोटा बने, क्योंकि बड़े पुलिंदे को देख के लोग घबरा जाते हैं। तो शुक्ल के अनुसार मुझे ऐसा भी लगता है कि अब बिना नाम के नहीं पूछते रीतिकाल का प्रवर्तक। सामान्यतः शुक्ल के अनुसार इस प्रकार से पूछते हैं, कथन आते हैं इसमें। रीतिकाल की प्रथम रचना, एक चर्चा और करेंगे, उसके बाद में इस कक्षा को विराम देंगे। प्रथम रचना बहुत सामान्य है, इसमें कोई ज़्यादा विवाद नहीं। हित तरंगिणी नाम की एक रचना है कृपाराम की। जब हम रीतिकाल के कवियों को लिखना शुरू करेंगे तो वहाँ केशवदास से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हमने एक सूची बनाई है शुरुआत में। अगर आपने वो देखी हो तो साहित्य लहरी, पदावली, है ना, और उसका भूप भूषण, श्रुति भूषण कवि करने शादी के सब, तो वो नाम वहाँ पे आगे रचना के, तो उनके आगे रिपीट करने की जरूरत नहीं। एक बार जो नाम आ गया बस आ गया, उसको नाम ही तो याद करना है। अगर उसकी कहीं विशेष आवश्यकता होगी तो हम विशेष सूची में उसको डालेंगे। कृपाराम का नाम आगे नहीं आएगा, यहीं आएगा। कृपाराम की हित तरंगिणी, उसकी चर्चा जितनी होनी है वो यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो एक प्रश्न तो सीधा प्रश्न तो रीतिकाल की प्रथम रचना हित तरंगिणी, कोई विवाद नहीं, 1541 में आई। भारत जीवन प्रेस से 1895 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित हुई। 400 छंदों की इस रचना पर भानुदत्त की रस मंजरी का व्यापक प्रभाव माना जाता है। भानुदत्त की रस मंजरी संस्कृत का ग्रंथ है। यह जो हित तरंगिणी किताब है वो नायिका भेद की किताब है, और नायिका भेद की जितनी किताबें रीतिकाल में बनी है वो भानुदत्त की रस मंजरी के आधार पर बनी है। भानुदत्त रस मंजरी लिखने वाले संस्कृत के आचार्य, तो भानुदत्त ने जो नायिका भेद किया वैसा का वैसा नायिका भेद रीतिकाल में आपको मिलेगा लगभग कवियों में। इसलिए एक बात कही जाती है कि भानुदत्त की रस मंजरी नायिका भेद का मॉडल ग्रंथ है, मॉडल ग्रंथ। ये भी मैंने लिख लिया, आगे कहीं आ जाएगी बात। हित तरंगिणी अब तक के ज्ञात साहित्य में नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक पाई जाती है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी में, संस्कृत में तो है नायिका भेद की किताबें, हिंदी में अब तक के ज्ञात साहित्य में सबसे पुरानी पुस्तक है। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा के प्रथम ज्ञात हिंदी कवि कृपाराम। शास्त्रीय मुक्तक परंपरा नाम क्यों दिया ये आगे देखेंगे, लेकिन ये असल में गणपति चंद्रगुप्त भी कहते हैं कि पहले कवि कौन है इस काल के, कृपाराम। आप ये बात ध्यान रखें विशेष रूप से, ठीक है। हित तरंगिणी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। हिंदी सतसई परंपरा, सतसई का मतलब है जिसमें 700 दोहे हैं, उसको सतसई परंपरा कहते हैं, ठीक है। तो हित तरंगिणी सतसई परंपरा का पहला ग्रंथ है। कई डेटा हैं, अलग अलग सूचनाएं हैं, सब आपको याद करनी है। और रीतिकाल की अंतिम रचना रस रंग जो ग्वाल कवि की मानी जाती है। शिव सिंह सेंगर ने रीति काव्य की प्रथम रचना पुष्य या पुंड द्वारा रचित अलंकार रत्नाकर को माना है, ठीक है। तो ये केवल डेटा है। रीति काव्य का दार्शनिक आधार आदि संबंध में हम आगे बात करेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि रीतिकाल की जब शुरुआत होगी तो हो सकता है कि प्रत्येक वीडियो के दौरान एक एक दिन का गैप आ जाए, क्योंकि शुरुआत में सामग्री थोड़ी सी संशोधन करने में, परिवर्तित करने में थोड़ा सा समय लगता है। एक बार जब हो जाती है तो फटाफट फिर वीडियो बन जाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।